हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आरटी कैंपस पे। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, 67% सब्सक्राइब नहीं होता है। एक बात कहा जाता है, वर्क स्मार्टली नॉट वर्क हार्ड। हमें मेहनत करना है लेकिन स्मार्ट तरीके से। ऐसा नहीं है मेहनत का मतलब है 10 किलो का बोरा उठाएं घूम रहे हैं पूरा शहर। स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क मतलब होता है जो काम का है वो पढ़ना है, जो काम का है वही करना है, जो काम का नहीं है वो छोड़ देना है। आज 28 तारीख हो गया ना। हाँ, देखिए हम लोग सेल वाल पढ़ लिए थे, सेल मेम्ब्रेन भी पढ़ लिए थे। अब जो चीज़ पढ़ना है वो साइटोप्लाज्म है और इसके बाद जो चीज़ पढ़ना है वो सेल ऑर्गेनल है, एक एक करके। ठीक, तो सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन पहले पढ़ लीजिए, मेरे प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। मेरे नहीं, मतलब यूट्यूब के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। प्लेलिस्ट का नाम है सेल बायोलॉजी, उस प्लेलिस्ट में सारा है, तो हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। सबसे पहले अपने को आज जो चीज़ पढ़ना है वो है साइटोप्लाज्म। प्लाज्म का मतलब भले कुछ होता हो, लेकिन हमको प्लाज्म का मतलब फ्लूडिटी से लेके चलना है। और साइटो मतलब होता है सेल। सेल का फ्लूड जो जहाँ मिलेगा उसी को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, साइटोप्लाज्म कहाँ मिलेगा। मान लीजिए ये एक प्लांट का सेल हुआ, तो सेल वाल है तो सबसे बाहर सेल वाल, प्लांट का सेल है तो सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस, और इस दोनों के बीच में जो कुछ भी मिलता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। मतलब साइटोप्लाज्म उस जगह को बोलते हैं जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है। ये टर्म जो है ना दिया गया था स्ट्रासबर्गर साहब के द्वारा। स्ट्रासबर्गर, नॉट वो वाला बर्गर नहीं जो हम लोग खाते हैं, ये दूसरा बर्गर है, नाम वाला है। स्ट्रासबर्गर साहब साइटोप्लाज्म को दिए थे। स्ट्रासबर्गर साहब बोले कि साइटोप्लाज्म जो है हमको सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में मिलेगा। साइटोप्लाज्म जो हो, साइटोप्लाज्म में क्या क्या मिलेगा, इसमें दो चीज़ मिलेगा। एक तो इसका फ्लूइड मैट्रिक्स मिलेगा, फ्लूइड मैट्रिक्स। दूसरा मिलेगा इसका सॉलिड मैट्रिक्स, सॉलिड मैट्रिक्स, जिसमें मिलेगा अपना सेल ऑर्गेनल। क्या मिलेगा? सेल ऑर्गेनल, कोशिका अंग, फ्लूइड मैट्रिक्स जिसको हाइलोप्लाज्म बोलते हैं, और सॉलिड मैट्रिक्स को बोलते हैं ट्रोफोप्लाज्म। ये दोनों नाम हम कई बार बता चुके हैं, इससे नहीं, अपने को मतलब है इससे, सेल ऑर्गेनल से। अब सेल ऑर्गेनल जो है ना दो तरीके से है, देखिएगा। एक सेल ऑर्गेनल, एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या मतलब है? हर एक सेल ऑर्गेनल अलग अलग स्ट्रक्चर, मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर होता है लेकिन फंक्शन अलग होता है। लेकिन कुछ सेल ऑर्गेनल का फंक्शन क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। एक बार और सुनिएगा, हर एक सेल ऑर्गेनल का स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन का सिमिलरिटी हम बायो मेम्ब्रेन में बताए थे कि सिमिलर होता है, सेम नहीं सिमिलर। लेकिन हर एक सेल ऑर्गेनल फंक्शनली डिफरेंट होता है। लेकिन कुछ सेल ऑर्गेनल का फंक्शन क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। जिस सेल ऑर्गेनल का फंक्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है उसी को बोलते हैं एक साथ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आता है? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, उसके बाद आता है लाइसोसोम, और सबसे लास्ट में आता है पेरोक्सिसोम। लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम मतलब चार सेल ऑर्गेनल ऐसा है, चार कोशिका अंग ऐसा है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम। अच्छा सेल ऑर्गेनल मिलेगा यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल नहीं मिलता है, ये कॉमन सा चीज़ है। इसके बाद जो कुछ भी हो गया वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। अगर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है इसका मतलब उसका फंक्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल। कौन सा बोले? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल। और भी है, पढ़ना है अपने को। ये देखते हैं तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कितना आ गया? चार, ईआर, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम। अब अपने को एक एक करके सेल ऑर्गेनल सारा पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ईआर।
एक सेकंड। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ईआर। अब देखिए ईआर क्या मतलब, डायग्राम वग्राम बनाएंगे कम से कम, जितना कम हो सके, जितना शॉर्ट में हो सके उतना। ईआर जो होता है ना, साइटोप्लाज्म को दो भाग में बांट देता है। एक होता है लुमिनल और एक होता है एक्स्ट्रा लुमिनल। क्या मतलब है? लुमिनल मतलब हो गया ऐसा भाग जो ईआर के अंदर हो, मतलब जैसे मान लीजिए अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दो परत होते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो एक होगा ये लुमिनल और एक एक्स्ट्रा लुमिनल। तो एक्स्ट्रा लुमिनल में खुद साइटोप्लाज्म आ जाएगा और लुमिनल में ईआर के अंदर वाला पार्ट आ गया है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, ईआर जो होता है ना, राइबोसोम के आधार पे, राइबोसोम है या राइबोसोम नहीं है, इसके आधार पे दो प्रकार का होता है। अगर राइबोसोम है तो उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और राइबोसोम नहीं है तो उसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बार और, ईआर राइबोसोम के उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे दो प्रकार का होता है, आरईआर और एसईआर। अगला पॉइंट, ईआर के कंपोनेंट क्या हैं, ईआर के कंपोनेंट क्या है? तो इसके तीन मेन कंपोनेंट हैं। ईआर के कितने मेन कंपोनेंट हैं? तीन। पहले को बोलते हैं सिस्टर्नी, दूसरे को बोलते हैं वेसाइकल, तीसरे को बोलते हैं ट्यूब्यूल। ये नाम याद रखिएगा, सिस्टर्नी। कहीं कहीं क्रिस्टी शब्द आता है, जब हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाएंगे तो बताएंगे। कभी कभी तो यही पूछ लेता है कि सिस्टर्नी किसका भाग है, क्रिस्टी किसका भाग है, तो ये भी याद रहना जरूरी है। एक बार और, ईआर साइटोप्लाज्म कितने भाग में बांटता है? दो भाग में, लुमिनल और एक्स्ट्रा लुमिनल। लुमिनल ईआर के अंदर वाला भाग, एक्स्ट्रा लुमिनल ईआर के बाहर वाला भाग, मतलब साइटोप्लाज्म का भाग। ईआर राइबोसोम के उपस्थिति और अनुपस्थिति, प्रेजेंट और एब्सेंट, प्रेजेंस और एब्सेंट के आधार पर दो प्रकार का होता है। अगर राइबोसोम है तो आरईआर, और अगर राइबोसोम नहीं है तो एसईआर। ईआर के कितने कंपोनेंट है? तीन, सिस्टर्नी, वेसाइकल और ट्यूब्यूल। सिस्टर्नी जो होता है वो लॉन्ग होता है, फ्लैटेंड होता है और एक रेगुलर स्ट्रक्चर है। ट्यूब्यूल जो होता है इरेगुलर होता है और सिस्टर्नी से ही कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। ये जो वेसाइकल होता है ना, वेसाइकल ओवल स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? ओवल। ओवल मतलब होता है गेंद, स्फेरिकल टाइप का, स्फेयर जो बॉल होता है ना उसकी तरह। तो ईआर के कितने कंपोनेंट है? तीन, सिस्टर्नी, वेसाइकल और ट्यूब्यूल। अब ईआर कितने प्रकार का हम लोग देखे हैं? दो, आरईआर और एसईआर। अब देखिए इसको, सबसे पहला पॉइंट तो आरईआर और एसईआर में यही देखना है कि इसको बोलते क्या हैं। तो आरईआर को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसईआर को बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरईआर को रफ क्यों बोलना है? क्योंकि इस पे क्या जुड़ा हुआ है? राइबोसोम। अब जरा सोच के देखिए, मान लीजिए ये ईआर है, इस पे हमको जोड़ना है राइबोसोम। क्या जोड़ना है? राइबोसोम। तो राइबोसोम को इस ईआर से जोड़ने के लिए एक प्रोटीन आता है जिसको बोलते हैं राइबोफोरिन प्रोटीन। राइबोफोरिन प्रोटीन फर्स्ट एंड राइबोफोरिन प्रोटीन सेकेंड। एक बार और, इस राइबोसोम भी अपने को पढ़ना है, पढ़ाएंगे। इस राइबोसोम को इस ईआर से जोड़ने के लिए एक प्रोटीन का सहायता लेना पड़ता है जो गम की तरह काम करता है चिपकाने के लिए, राइबोफोरिन प्रोटीन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब जरा सोच के देखिए, अगर एसईआर के पास राइबोसोम ही नहीं है तो राइबोफोरिन प्रोटीन घंटा आएगा। तो हमारे पास न तो राइबोसोम एसईआर में है, न ही राइबोफोरिन प्रोटीन आता है, न तो राइबोसोम है और न ही राइबोफोरिन प्रोटीन आता है। अगला पॉइंट, आरईआर जो होता है ना, उस सेल में ज़्यादा मिलेगा जहां प्रोटीन का काम ज़्यादा होगा। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जिस सेल में ज़्यादा होगा उस सेल में आरईआर ज़्यादा मिलेगा, और जहां हमारा काम होगा ग्लाइकोजन का और लिपिड का, जिस सेल में ग्लाइकोजन और लिपिड का काम ज़्यादा होगा वहाँ मिलेगा एसईआर।
बायोमोलिक्यूल्स के प्ले लिस्ट में हम लिपिड पढ़ाए हैं, उसको पढ़िएगा। उस लिपिड में, डिराइव लिपिड में हम एक चीज़ बताए हैं स्टीरॉल और स्टीरॉयड के बारे में, सॉरी हाँ, स्टीरॉयड और क्रोमोलिपिड के बारे में। फिर स्टीरॉयड को दो भाग में बांटते हैं, स्टीरॉन और स्टीरॉल। तो स्टीरॉन में हम बताए हैं सेक्स हार्मोन के बारे में, तो वो लिपिड का बना होता है। अब ज़रा सोच के देखिए, जिस सेल में लिपिड का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा उसमें एसीआर होगा, मतलब जो कोशिका हमको सेक्स हार्मोन रिलीज करेगा, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, उसमें एसीआर ज़्यादा होगा। और जो कोशिका प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में आएगा उसमें आरईआर ज़्यादा होगा। जो कोशिका एंजाइम रिलीज करेगा, क्योंकि हर एक एंजाइम बना होता है प्रोटीन का, हर एक कहने का मतलब है मैक्सिमम एंजाइम बना होता है प्रोटीन का। तो जो कोशिका प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में जाएगा उसमें आरईआर ज़्यादा होगा, और जो कोशिका ग्लाइकोजन या लिपिड के मेटाबॉलिज्म में जाएगा उसमें एसीआर ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मतलब आरईआर और एसीआर में जो है ना, एक तो राइबोसोम राइबोफोरिन प्रोटीन का अंतर है, और दूसरा, अच्छा हम इतना शॉर्ट में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम अभी बोले हैं वर्क स्मार्टली नॉट हार्डली। हमें वर्क हार्ड तो करना है लेकिन स्मार्ट तरीके से करना है, जो काम का है वही पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं, मतलब ज़्यादा पढ़ने से नॉलेज बढ़ेगा, लेकिन अब एग्ज़ाम पर्पस से भी तो पढ़ना है। अब देखिए अगला पॉइंट, कुछ ईआर जो है ना अपने आप को मॉडिफाई कर लिया। मॉडिफाई मतलब होता है अपने आप को, जैसे मोबाइल का है, पहले 1G आया, फिर 2G आया, 3G आया, 4G आया, 5G आया, कहीं कहीं तो 7G भी चल रहा है। मतलब अपने आप को क्या कर रहा है वो, अपग्रेड। तो ईआर जो है ना कुछ अपग्रेड कर लिया। जैसे एक नाम होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा प्रकार का ईआर है जो अपने अंदर कैल्शियम को स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है? कैल्शियम को। और मेनली दो जगह मिलता है, स्केलेटल मसल्स में और कार्डियक मसल्स में। कार्डियक का मतलब होता है हार्ट। दो मसल्स में मेनली मिलता है। एक तो सबसे पहले तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम को स्टोर कर लिया। ये एक एसईआर का मॉडिफिकेशन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। कैल्शियम को स्टोर कर लिया। कैल्शियम को कहाँ स्टोर कर लेता है? स्केलेटन मसल्स में और कार्डियक मसल्स के कोशिका में। अब जरा सोच के देखिए, हम लोग कहीं ना कहीं जानते हैं कि कैल्शियम का होना बहुत ज़रूरी है मसल्स कंट्रैक्शन के लिए, मसल्स के कंट्रैक्शन और मसल्स को एनर्जी देने के लिए, क्योंकि मसल्स काम उसी समय करेगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्ट होगा, मतलब सिकुड़ेगा, फैलेगा, और एनर्जी उसको उसी समय मिलेगा जब वहाँ कैल्शियम मिलेगा। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स में कंट्रैक्शन में सहायता करता है। तो पहला मॉडिफिकेशन हो गया एसआर या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा मॉडिफिकेशन देखिए, अर्गस्टोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्गस्टोप्लाज्म। ये क्या होता है? अर्गस्टोप्लाज्म का मतलब होता है जब एक आरईआर अपने अंदर राइबोसोम को स्टोर कर ले। कहाँ पे स्टोर कर ले? ल्यूमिनल पार्ट में, अपने अंदर जब राइबोसोम को स्टोर कर ले तो उसी को बोलते हैं अर्गस्टोप्लाज्म। उसी को क्या बोलते हैं? अर्गस्टोप्लाज्म। इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, निजिल ग्रेन्यूल्स। निजिल ग्रेन्यूल्स किसके केस में? नर्व सेल के केस में। नर्व सेल के केस में हम इसी अर्गस्टोप्लाज्म को निजिल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। तो अर्गस्टोप्लाज्म क्या है? अर्गस्टोप्लाज्म एक आरईआर का मॉडिफिकेशन है जो अपने अंदर राइबोसोम को स्टोर कर लिया। हम यहाँ बोले एसईआर का मॉडिफिकेशन, यहाँ क्या बोल रहे हैं? आरईआर। आरईआर कब होगा? जब राइबोसोम आएगा। तो ये स्टोर किसको कर रहा है? राइबोसोम को, इसलिए ये आरईआर का मॉडिफिकेशन है। दूसरा, जब आरईआर अपने अंदर राइबोसोम को स्टोर कर लेगा तो उसी को बोलते हैं अर्गस्टोप्लाज्म। अर्गस्टोप्लाज्म को ही बोलते हैं निसिल ग्रेन्यूल। किस कोशिका के अंदर? नर्व कोशिका के अंदर। एक होता है माइलॉइड बॉडी। माइलॉइड बॉडी क्या होता है वो देखिए। माइलॉइड बॉडी कुछ और नहीं है, हमारे रेटिना मतलब आई के पार्ट के, रेटिना के इपिथेलियल सेल में। इपिथेलियल मतलब होता है सबसे बाहरी कोशिका जो परत पे रहता है। इपिथेलियल सेल में
जिसमें पिगमेंट मिलता है, फोटो सेंसिटिव पिगमेंट, ऐसा पिगमेंट जो लाइट को विजुअलाइज सेंसेशन देता है। हमारे रेटिना के इपिथेलियल सेल के पिगमेंट में ये वाला चीज़ मिलता है जो एसईआर का मॉडिफिकेशन है, और ये फोटो सेंसिटिव होता है। कैसा होता है? फोटो सेंसिटिव होता है। कैसा होता है? फोटो सेंसिटिव। क्या कहने का मतलब हुआ? माइलॉइड बॉडी किस कोशिका में मिलेगा? माइलॉइड बॉडी मिलेगा ऐसे रेटिनल एपिथेलियल सेल में जिसमें क्या पाया जाता हो? पिगमेंट। और माइलॉइड बॉडी का काम क्या है? ये एक फोटो सेंसिटिव पिगमेंट होता है। तो ईआर के कितने मॉडिफिकेशन हो गए? 3। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अर्गेस्टोप्लाज्म और माइलॉइड बॉडी। सबसे बढ़िया चीज़ क्या है पता है? ईआर को इस तीनों नाम से भी जानते हैं। मतलब अगर हम आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोले या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोले या अर्गेस्टोप्लाज्म बोले या माइलॉइड बोले, आपको एक ही चीज़ समझना है, वो ईआर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है? अब हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ ईआर। ईआर के काम क्या है? तो पहला फंक्शन, ईआर जो होता है ना, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब उसको स्ट्रांग बनाता है। चूंकि ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल। गजब का शब्द है ये, एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल। अब स्केलेटन मतलब होता है हड्डी का ढांचा। हड्डी का ढांचा हम में क्या कर रहा है? तो हड्डी का ढांचा हमको मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, सीधा खड़ा रख रहा है, झुकने नहीं दे रहा है। एंडो मतलब अंदर, स्केलेटन मतलब सेल के अंदर का, ये एक स्केलेटन की तरह काम कर रहा है, मतलब सेल को एक मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। चूँकि ईआर मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? ईआर को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 2, आरईआर और एसईआर। दूसरा पॉइंट, ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है, कोई बात नहीं है, एसईआर वाला सिस्टम। ये ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है, कोई बात नहीं है। ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है, कोई बात नहीं है, ये सब पढ़ चुके हैं। एक होता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है, मान लीजिए कोई टॉक्सिक सामान हम खा लिए। टॉक्सिक मतलब होता है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है, तो उस टॉक्सिक सामान को वापस से अनटॉक्सिक करना, मतलब कि उसको नुकसानदेह था तो उसको नुकसानदेह से हटा के नॉर्मल करना, इसी को बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। ईआर का ये तीनों तो आरईआर एसईआर में लपेटा गया, ये हम अभी नया बताए हैं और ये नया बताए हैं। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब होता है जब कोई टॉक्सिक सामान को वापस से अनटॉक्सिक करना, इसी को बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है? अपना ईआर हो गया ख़त्म। अब बताइए इतना शॉर्ट में ईआर कौन ख़त्म करेगा? और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये भी गारंटी है। गारंटी मतलब क्या है? इससे बाहर क्या क्वेश्चन आएगा? पूरा एनसीईआरटी का समरी है। ठीक है? धन्यवाद। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा।